नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए और दिलचस्प विश्लेषण में हम सबका स्वागत है। आज हम उस राजनीतिक चक्र को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हम सबने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार देखा है। आज हम सीपी बार्ले जी के एक बहुत ही तीखे और गहराई से लिखे गए लेख पर चर्चा करेंगे। उन्होंने राजनीति के इस पूरे खेल को न बदलते मौसम और ऋतुओं के चक्र के रूप में बहुत ही कमाल तरीके से समझाया है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि सत्ता का ये मौसम आम नागरिकों यानी हम और आप पर कैसे असर डालता है। अब देखिए, चुनाव से पहले का दिखावा और चुनाव के बाद की जो असलियत होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। चुनाव का समय बिल्कुल उस खुशनुमा वसंत ऋतु की तरह होता है। चारों तरफ उम्मीदें होती हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं और सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही कुर्सी मिल जाती है, वो सुहावना मौसम अचानक से एक बहुत ही कठोर और शिकारी हकीकत में बदल जाता है। लेखक के मुताबिक नेताओं का ये जो रातों रात रंग बदलने का तरीका है ना, इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले भाग की, यानी चुनाव का वसंत, जो है उम्मीदों का लुभावना मौसम। हम सब जानते हैं कि जैसे वसंत में नए नए फूल खिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही चुनाव के समय हर गली मोहल्ले में उम्मीदों के नए सपने सजने लगते हैं। प्रचार के दौरान एक नेता हमारे सामने कैसे आता है? बिल्कुल एक मसीहा या कह लीजिए भगवान के अवतार के रूप में। ऐसा लगता है जैसे बस यही इंसान हमारी सारी समस्याओं को चुटकियों में सुलझा देगा। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं और वोटियों का दिल जीतने के लिए सच में हर मुमकिन हथकंडा अपनाते हैं। आम जनता को ये पूरी तरह से महसूस करा दिया जाता है कि भाई आपका रक्षक आ गया है और अब तो सारे दुख दर्द दूर होने ही वाले हैं। अब जरा इस राजनीतिक कालक्रम के नक्शे पर नजर डालते हैं कि ये पूरा चक्र आखिर चलता कैसे है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है चुनाव प्रचार की उन मीठी मीठी उम्मीदों से। फिर आते हैं चुनाव के नतीजे और नतीजों के ठीक बाद शुरू होता है वादों को भुलाने का सिलसिला। और अंत में ये चक्र समाज में बंटवारे और भ्रष्टाचार के एक भयानक तूफान में बदल जाता है। ये एक ऐसा सेट पैटर्न है, एक ऐसा चक्र है जिससे हम सभी नागरिक बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, है ना? और नतीजों के बाद क्या होता है? ये हमें ले जाता है हमारे दूसरे भाग की तरफ, वादों का पतझड़, यानी वो मौसम जहां सारे वादे टूट जाते हैं। चुनाव के नतीजे आते ही जो समय शुरू होता है ना, वो बिल्कुल पतझड़ की तरह होता है। जैसे पतझड़ में पेड़ अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, ठीक वैसे ही सत्ता में कदम रखते ही नेता अपने सारे किए गए वादे झटक देते हैं। वो चुनाव प्रचार वाला जो प्यारा सा मुखौटा था, वो अब पूरी तरह उतर जाता है। लेखक ने यहाँ उन गंभीर और बुनियादी मुद्दों की एक लंबी लिस्ट दी है जिन्हें मिनटों में बुला दिया जाता है। सोचिए, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, कृषि, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों का विकास, ये सारे जरूरी वादे बस हवा हो जाते हैं। इन सारे राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों की जगह सिर्फ एक ही चीज ले लेती है, और वो है परिवारवाद और सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करना। अब इस पतझड़ के बाद आता है तीसरा चरण, सत्ता की गर्मी, जहां हमें सत्ता का असली चेहरा देखने को मिलता है। वादों के उस पतझड़ के बाद अब एंट्री होती है सत्ता की कड़कड़ाती गर्मियों में। ये वो मौसम है जब सत्ता की असली गर्मी और उसका जो नशा है ना, वो अपने एकदम चरम पर होता है। इस फेज में राजनेताओं का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने और जितनी हो सके उतनी लूट मचाने पर टिक जाता है। लेखक ने यहाँ एक बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली तुलना की है, रक्षक बनाम भक्षक। जो नेता कल तक खुद को जनता का रखवाला बता रहा था, लेखक कहते हैं कि सत्ता हाथ में आते ही वो भक्षक, असुर, दुराचारी या कह ले रावण जैसे रूपों में सामने आ जाता है। ये साफ दिखाता है कि सत्ता का नशा कैसे एक जनसेवक को जनता का ही खून चूसने वाले एक शिकारी में तब्दील कर सकता है। और इस गर्मी के बाद जो आता है वो है हमारा चौथा भाग, एक विनाशकारी तूफान जो समाज में तेजी से विभाजन पैदा करता है। गर्मियों की इस चुपती तपन के बाद अचानक से एक विनाशकारी तूफान आता है। और ध्यान रहे, ये तूफान कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये राजनीतिक सत्ता द्वारा जानबूझकर खड़ा किया गया एक सामाजिक तूफान है। अपना कंट्रोल और दबदबा बनाए रखने के लिए नेता क्या क्या नहीं करते। स्रोत के मुताबिक वे लोगों को आपस में लड़ाते हैं, समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांट देते हैं, शहरों में दंगे फसाद करवाते हैं और लूटपाट से लेकर कई आपराधिक गतिविधियों तक को अंजाम देते हैं। मतलब जिस काम के लिए उन्हें चुनकर भेजा गया था, उसे छोड़कर वे वो सब कुछ करते हैं जिसकी एक सभ्य समाज में कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यहीं पर एक बहुत ही कड़वी सच्चाई भी उभर कर आती है।
जिसे लेखक ने बड़ी बेबाकी से राजनीति का अपराधीकरण कहा है। ये विश्लेषण हमें बताता है कि ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी हैरानी की बात है कि जिस नेता पर जितने ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज होते हैं, भारत की राजनीति में उसकी हैसियत और उसकी भूमिका अक्सर उतनी ही बड़ी मान ली जाती है। अपने पैसे और इस गंदी राजनीति की ताकत के दम पर वे कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। इस तूफान के बीच हम पहुंचते हैं 5वें भाग पर, जिसे नाम दिया गया है खामोश ग्रहण, जहां प्रशासन और मीडिया बिल्कुल मूक बधिर हो जाते हैं। अब सोचिए, जब ये सब कुछ सरेआम हो रहा होता है तो हमारे और आपके मन में एक सीधा सा सवाल उठता है कि भाई, नागरिकों को बचाने वाली संस्थाएं आखिर कर क्या रही हैं। इस पूरी स्थिति को एक सूर्य ग्रहण की तरह देखा जा सकता है, जहां सच्चाई और न्याय पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। शासन और प्रशासन, जिन्हें हमारी रक्षा के लिए बनाया गया था, वो इस ग्रहण में अपनी सारी चमक खो बैठते हैं। सीपी बार्ले जी का ये कोट इस हालात को एकदम सटीक तरीके से बयां करता है। वो कहते हैं, शासन और प्रशासन केवल मूक बधिर बनकर देखता रहता है। देश की मीडिया, पुलिस, प्रशासन और सारी एजेंसियां इन नेताओं और सत्ता के गुलाम बन जाते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है कि नफरत फैलाने और इन गलत कामों को रोकने के बजाय ये सभी संस्थाएं बस सत्ता के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचने लगती हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। तो ये है हमारा छठा और आखिरी भाग, एक नई सुबह और जनता का फैसला। देखिए, हर ग्रहण और हर घने अंधेरे के बाद एक नई सुबह की किरण जरूर फूटती है। राजनीति के इस प्राकृतिक चक्र में भी ये नई सुबह सीधे तौर पर आम नागरिकों के, यानी हमारे और आपके हाथ में होती है। जब सारे नकाब उतर जाते हैं, सारे असली चेहरे बेनकाब हो जाते हैं, तब अंत में सत्ता की चाबी घूम फिर कर वापस हम नागरिकों के पास ही लौट आती है। ये सब कुछ गहराई से समझने के बाद लेखक सीपी बार्ले इस विश्लेषण को एक बहुत ही जोरदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। आने वाले समय में इन नेताओं का क्या करना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे समाज के हर एक इंसान को बहुत ही शांति से और गहराई से विचार करना चाहिए, ताकि जब अगले चुनाव का वसंत आए तो हम सब सही और अच्छे बीज बो सकें। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।